हाय गुड मॉर्निंग। आई वेलकम यू ऑल ऑन द बिहाफ ऑफ द जर्नी ऑफ नॉलेज। आज मैं एनसीईआरटी 8 क्लास हनी ड्यू बुक का एक बहुत ही खूबसूरत पोएम जो जॉन किट्स के द्वारा लिखा गया है ऑन द ग्रास हॉपर एंड द क्रिकेट को डिस्कस करने जा रहा हूँ। इससे प्रीवियस क्लास में एक पोएम था द एंट एंड द क्रिकेट। बेसिकली इसमें दोनों कैरेक्टर थे और एक वो बेसिकली एक स्टोरी था जिनसे बहुत सारे मॉरलिटी बहुत सारे नॉलेज मिला। लेकिन ये जो पोएम है उससे बहुत ही अलग है। उसमें एंट और जो क्रिकेट था उसको एज ए कैरेक्टर यूज किया गया था स्टोरी में दिखाने के लिए, बट यहाँ ग्रास होपर और क्रिकेट को एज ए सिंबल के तौर पर यूज किया गया, एज ए क्रिएचर, एज ए इंसेक्ट। सो लेट अस स्टार्ट। अनलाइक एंट एंड द क्रिकेट, पेज नंबर 21। पेज नंबर 21 में जो हम लोग एक पोएम पढ़े थे द एंट एंड द क्रिकेट, बेसिकली उसमें स्टोरी क्या था। ये क्रिकेट जो होती है अपने अच्छे वाले दिनों में, स्प्रिंग वाले और समर वाले दिनों में अच्छे से हंसते हुए खेलते हुए गाते हुए अपने टाइम को एंजॉय करती है और अपने डिफिकल्टीज वाले टाइम के लिए बिल्कुल भी सेव करके नहीं रखती है। जब वो एंट के पास आती है हेल्प के लिए, एक टाइम ऐसा आता है कि क्रिकेट के पास खाने के लिए बिल्कुल भी कुछ नहीं होता है, तो बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है अपने लाइफ से, बेचैनी सा फील करती है। तो हेल्प के लिए एंट के पास आती है, तो एंट को बोलती क्या है कि मैंने तो अपना सारा का सारा जीवन जो क्या किया है, अच्छे से हंसते हुए खेलते हुए मैंने स्पेंड कर दिया है। और एंट इसको क्या बोलती है कि अब ये जो टाइम है डिफिकल्टीज वाला, विंटर का टाइम है, इसको भी हंसते खेलते एंजॉय कर दो। एंड क्या बोलती है कि मैं किसी का हेल्प नहीं करता, मैं ना किसी से लेता हूँ ना किसी को देता हूँ। एंड फाइनली उसको नेग्लेक्ट कर देती है हेल्प करने के लिए। लेकिन यहाँ जो प्रेजेंट पोएम है ऑन द ग्रास ऑफ वर एंड द क्रिकेट, वो उससे बहुत ही अलग है। बिकॉज वहाँ जो क्रिकेट एंड एंड था एज ए कैरेक्टर यूज हुआ था, लेकिन यहाँ एज ए सिंबल यूज होता है। यहाँ ग्रास ऑपर एंड द क्रिकेट, ग्रास हॉपर को बेसिकली यूज किया गया है यहाँ पे अच्छे वाले दिनों के लिए, मतलब समर वाले दिनों के लिए, और क्रिकेट को विंटर वाले दिनों में यूज किया गया है। विच टेल अ स्टोरी, वो जो पोएम पढ़े थे एंड द क्रिकेट, वो क्या बताता है। एक स्टोरी था जिसमें बहुत सारे मोरलिटी थे, मतलब अपने बच्चों को हम लोग सिखा सकते हैं कि डिफिकल्टीज के लिए कैसे कुछ सेव करके रखना चाहिए, फ्यूचर के लिए कैसे सेव करके रखना चाहिए। दिस इज अ नेचर पोएम। बट ये जो प्रेजेंट पोएम है ये नेचर बेस्ड पोएम है, नेचुरल एलिमेंट है इसमें। ग्रास हॉपर एंड क्रिकेट को यहाँ पे नेचुरल एलिमेंट के तौर पर यूज किया गया है। इन इट द ग्रास हॉपर एंड द क्रिकेट डू नॉट अपीयर एज ए कैरेक्टर इन अ स्टोरी। इस स्टोरी में इसको एज अ कैरेक्टर यूज नहीं किया गया, एज ए इंसेक्ट, एज अ संबल के तौर पे यूज किया गया। संबल ग्रास हॉपर तो किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो समर वाले सीजन को, एंड क्रिकेट किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो विंटर वाले सीजन को। रीड द पोएम एंड द नोटिस how the poetry of earth keep on through summer and the winter is an in a never ending song who sing the song। इस पोएट्री को स्टडी करना और नोटिस करना है कि जो प्रकृति का जो पोएट्री होता है, प्रकृति का पोएट्री का मतलब द साउंड ऑफ जो नेचर होता है ना, वो कभी एंड नहीं होता है। कुछ टाइम ऐसा होता है जहाँ सारे के सारे पक्षी क्या हो जाते हैं, रेस्ट में चले जाते हैं, टायर्ड हो जाते हैं, फिर भी नेचर का जो वो साउंड है, नेचर का जो पोएट्री है, कभी भी स्टॉप नहीं होता। हु सिंग द सॉन्ग, आखिर वो गाता कौन है, स्टॉप क्यों नहीं होता, कौन होता है जो इसको कंटिन्यू रखे रहता है। ये बेसिकली एक पोएम होने के साथ साथ एक सोनेट है। सोनेट क्या होता है कि 14 लाइन्स का कोई भी पोएम, अ पोएम विच कंटेन्स 40 लाइन इज कॉल्ड अ सोनेट। तो जॉन कीट्स जो इसके राइटर हैं, बहुत ही खूबसूरत पोएट हैं। उन्होंने बहुत सारे रोमांटिक पोएट लिखे हैं, रोमांटिक पोएम लिखे हैं, नेचर बेस्ड पोएम लिखे हैं, तो ये नेक्स्ट लेवल के पोएम लिखते हैं। इनके पोएम में ना बहुत सारा नेचुरल एलिमेंट होता है, बहुत सारे इमेजरी का यूज करते हैं। इमेजरी बेसिकली क्या होता है कि कोई भी ऐसा वर्ड जिसको देखते ही माइंड में कोई ऐसा पिक्चर आ जाता है, दिस इज कॉल्ड। तो अपने पोएम में बहुत सारे इमेजरी वर्ड का यूज करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट सोनेट। द पोएट्री ऑफ द अर्थ इज नेवर डेड। अर्थ का जो पोएट्री होता है, पोएट्री ऑफ द अर्थ का बेसिकली मतलब अर्थ का जो साउंड होता है, अर्थ का जो सॉन्ग होता है, कभी खत्म नहीं होता है। नेवर डेड, कभी नहीं मरता है, कभी खत्म नहीं होता है। व्हेन ऑल द बर्ड्स आर फेंट विद द हॉट सन, यहाँ तक कि जिस समय सारे के सारे पक्षी उस गर्मियों में हताश हो जाते हैं, टायर्ड हो जाते हैं, थक जाते हैं, उस समय भी अर्थ का जो साउंड है, अर्थ का जो पोएट्री है, वो कभी खत्म नहीं होता। जस्ट लाइक एग्जाम्पल, मॉर्निंग के टाइम में क्या सारे बर्ड्स क्या सिंगिंग करते हैं, इवनिंग के टाइम में, लेकिन एक दिन का टाइम ऐसा आता है जहाँ पे सारे पक्षी क्या हो जाते हैं, सन के हॉट से एकदम हताश हो जाते हैं, और उनके पास रेस्ट करने के लिए क्या होता है, तो ट्री के पास वो हाइड करके रेस्ट करने लगते हैं। तो उस समय भी कोई ना कोई गाता है, कोई ना कोई इंसेक्ट गाता है, कोई ना कोई क्रेचर गाता है। बिकॉज जो अर्थ का जो पोएट्री है कभी एंड होता ही नहीं है, एंडलेस होता है वो। एंड हाइड द कूलिंग ट्रीज अ वॉइस विल रन,
जितने भी पक्षी हैं जो हॉट सन के कारण क्या हो जाते हैं, फेंट का मतलब होता है टायर्ड, एंड फीलिंग वीक, जब कमजोर महसूस करने लगते हैं तो किसी एक कूलिंग ट्री मतलब पेड़ की छांव में जाके रेस्ट करने लगते हैं, एंड हाइड इन कूलिंग ट्री, जाके छिप जाते हैं, रेस्ट करने लगते हैं। ए वॉइस विल रन इन स्पाइट ऑफ, सारे के सारे पक्षी अब तो क्या हो चुके हैं, रेस्ट करने गए हैं, फिर भी एक साउंड आता है फ्रॉम हेज टू हेज अबाउट द न्यू मॉन्ड मेड। हेज का बेसिकली मीनिंग होता है कोई भी गार्डन का जो चारों साइड से फेंसिंग क्या होता है, बसेस से, झाड़ियों से, सेम बसेस से, दिस इज कॉल्ड अ हेज। एंड हाइड इन कूलिंग ट्रीज और वॉइस विल रन, सारे पक्षी रेस्ट करने चले जाते हैं लेकिन फिर भी एक साउंड आता है। आखिर वो कौन साउंड प्रोड्यूस करता है, फ्रॉम हेज टू हेज, एक हेज से दूसरे हेज में जाते हुए उस क्रेचर का जो साउंड है अच्छी तरह से देखा जा सकता है, ऑब्जर्व किया जा सकता है। द न्यू मॉर्न मीट, न्यू मॉर्न मीट का मतलब ऐसा, मीट का मतलब वही मेडो, घास का मैदान जो अभी अभी फ्रेशली कट हुआ हो, उस पर हम लोग आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं वो जो ग्रास हॉपर होता है एक हेज से दूसरे हेज पे जाते हुए कैसे साउंड को प्रोड्यूस करता है, मतलब नेचर के साउंड को, नेचर की पोएट्री को कंटिन्यू रखता है। दैट इज अ ग्रास हॉपर, तो वो कौन है इंसेक्ट जो इस दिन के टाइम में भी, इस हॉट सन में भी क्या करता है, साउंड प्रोड्यूस करता है। दिस इज ग्रास हॉपर। ही टेक्स द लीड इन समर लग्जरी, he has never done with his delights, for when tired out with fun, he rests at ease beneath some pleasant weed। तो जो इंसेक्ट है कौन है, ग्रास हॉपर, जो सन, हॉट सन में भी अपना साउंड प्रोड्यूस करते हैं टू कंटिन्यू द पोएट्री ऑफ द अर्थ। ही टेक्स द लीड, जहां सारे के सारे बर्ड्स जो हो जाते हैं, टायर्ड हो जाते हैं, फैंटी हो जाते हैं, वहां कौन लीड रोल करता है, तो ये ग्रास हॉपर। इन समर लग्जरी, ही हैज नेवर डन, ऐसा उन्होंने कभी नहीं किया, लेकिन साउंड को कंटिन्यू करने के लिए, नेचर की पोएट्री को कंटिन्यू करने के लिए वो ऐसा करते हैं, अपने आप को बहुत ही डिलाइट फील करते हैं, विथ हिज डिलाइट, बहुत ही खुशी से गाते हैं। गाना नहीं कह सकते बिकॉज उसका जो साउंड होता है अनप्लीजेंट सा होता है, तो दिस इज नॉट अ सिंग, तो लेकिन वो फिर भी अपनी ओर से साउंड प्रोड्यूस करते हैं। फोर वेन टायर्ड आउट विथ फन, जब वो थक जाते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते करते गाते हुए थक जाते हैं, ही रेस्ट एट द ईज बीनीथ द सम प्लीजेंट वीड। वीड बेसिकली क्या होता है कि अनवांटेड प्लांट, देखते हैं कि हम लोग खेतों में, फील्डों में क्या होता है, अनवांटेड बहुत सारे प्लांट उग जाते हैं, तो दिस इज कॉल्ड वीड। जब वो ग्रास पर थक जाते हैं तो वहां उसी घास के नीचे, उस प्लीजांट से वीड के नीचे जाके क्या करते हैं, रेस्ट करते हैं। तो फर्स्ट वाले स्टेंजा में बेसिकली क्या बताया गया है कि ऐसा टाइम आता है, समर का टाइम, जहाँ के सारे पक्षी क्या हो जाते हैं, रेस्ट करने लगते हैं, टायर्ड हो जाते हैं, फैंटी हो जाते हैं, तो उस टाइम जो नेचर के साउंड को कंटिन्यू करने के लिए ग्रास हॉपर होता है, तो ग्रास हॉपर किसको प्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है तो समर के टाइम को। उस टाइम ये प्रकृति के साउंड को कंटिन्यू करने के लिए अपना साउंड प्रोड्यूस करते हैं, एक हेज से दूसरी ओर जाते हैं गाते हुए। इसको आसानी से हम लोग जब मेडो किसी घास के मैदान में जाते हैं तो ऑब्जर्व कर सकते हैं। द पोएट्री ऑफ द अर्थ इज सीजिंग नेवर, अब पोइट जो है दूसरे तरीके से फिर से उसी लाइन को रिपीट कर रहे हैं कि नेचर का जो साउंड है, नेचर का जो पोएट्री है वो कभी भी खत्म नहीं होता। सीज का मतलब बिल्कुल भी खत्म नहीं होता। कोई ना कोई ऐसा क्रिएचर है, कोई ना कोई ऐसा एनिमल्स है, बर्ड्स है जो हमेशा साउंड को प्रोड्यूस करते रहते हैं टू कंटिन्यू द रिदम एंड द पोएट्री ऑफ द अर्थ। ऑन अ लॉन, लॉन का बेसिकली मीनिंग है लॉनली। ऑन अ लॉन विंटर इवनिंग व्हेन द फ्रॉस्ट हैज ब्रॉट अ साइलेंस, अब विंटर का टाइम आता है, विंटर को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, तो क्रिकेट। तो लॉनली विंटर में क्या होता है कि इवनिंग के टाइम में फ्रॉस्ट, एकदम बर्फ जम जाता है। एक तो विंटर का टाइम और इवनिंग का जो विंटर होता है बहुत ही ज्यादा कॉलिंग होता है, वो फ्रॉस्ट लेके आता है, एकदम बर्फ सारी तरफ, एकदम स्नोफॉल हुआ है, बर्फबारी होती है। हैज ब्रॉट अ साइलेंस, जो क्या लाता है, ब्रॉट का मतलब होता है ब्रिंग आउट, जो क्या लाता है, एक साइलेंस लाता है, स्पेशली जब विंटर के टाइम में, इवनिंग का टाइम बहुत ही साइलेंस वाला होता है, एकदम शांति छाई जाती है, जहाँ कोई भी बर्ड्स, बेसिकली बर्ड्स तो उस टाइम निकलते ही नहीं है बाहर, बहुत कम बर्ड्स बाहर निकाली देते हैं, इंसेक्ट भी यहाँ तक कि नहीं दिखाई देते हैं उस विंटर के टाइम, इतनी ज्यादा ठंड होती है। फ्रॉम द स्टोन देयर श्रिल्स, उस पहाड़ी से, उस स्टोन से, कि श्रिल्स का मतलब होता है लाउड साउंड, तो श्रिल से, श्रिल साउंड आता है, लाउड सा साउंड आता है किसी स्टोन से, किसी पहाड़ से, तो वो कौन होता है, तो द क्रिकेट सॉन्ग। तो विंटर के टाइम में क्रिकेट है जो नेचर के साउंड को कंटिन्यू रखता है, नेचर के पोएट्री को कंटिन्यू रखता है, और समर के टाइम में ग्रास हॉपर। इन वार्मथ इंक्रीजिंग एवर, इस तरह से साउंड प्रोड्यूस करता है, लाउड साउंड, जैसे हम लोग गर्मी के लिए क्या आग जला के अपने आप को वार्म करते हैं, तो अपने आप को वार्म करने के लिए, नेचर को वार्म करने के लिए एक लाउड सा साउंड प्रोड्यूस करता है क्रिकेट। एंड सीम्स टू वन इन ड्राजीनेस हाफ लॉस्ट, एंड इस तरह से, ड्राजीनेस का मतलब होता है निंद्रा में, एट सिम्स, इस तरह से प्रतीत होता है कि वन, जो कोई सोया है, वन इन ड्रॉजीनेस हाफ लो, जो आधा कोई सोया है, मतलब आधा अधूरा सोया हुआ, आधी सी निंद्रा में है। द ग्रास हॉपर अमॉन्ग सम,
ग्रासी हिल्स, इस तरह से प्रतीत होता है कोई ग्रासी हिल्स है, क्या कर रहा है, ग्रास ऊपर एक साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, ताकि नेचर का जो साउंड है, नेचर का जो पोएट्री है वो कभी खत्म ना हो। तो बेसिकली इस लाइन में, दोनों स्टेंजा में, इस सोनेट में पोएट जो है बहुत सारे इमेजरी का यूज किए हैं। तो बहुत ही एक खूबसूरत पोएम है। इसका मॉरलिटी क्या है, इसका यदि मॉरल पढ़ा जाए तो मॉरल क्या हो सकता है कि हमको लोगों को कितना भी डिफिकल्टी जाए, कितना भी वर्स्ट कंडीशन आ जाए, तो हम लोगों को हताश नहीं होना चाहिए, हम लोगों को फेंट नहीं होना चाहिए, उस डिफिकल्ट सिचुएशन में अपने आप को हैंडल करने की शक्ति होनी चाहिए, बिल्कुल भी मायूस नहीं होना चाहिए, उसको हंसते हंसते एकदम प्लीजांट फेस में उसको क्रॉस कर जाना, ना कि हम लोगों को चिंतित रहना है, एंड बिल्कुल भी डिप्रेस नहीं होना है कितना भी डिफिकल्टीज आ जाए। जस्ट लाइक यू कैन से देख सकते हैं कि हाँ कोई बर्ड्स नहीं है, कोई इंसेक्ट नहीं है, लेकिन ग्रास होपर पूरे जो समर का टाइम है उसको, समर के टाइम में नेचर के साउंड को कंटिन्यू करने के लिए खुद ही अकेला लीड करते हैं। विंटर के टाइम में कौन, तो क्रिकेट। इस दोनों के साउंड में ना बिल्कुल यू कैन से कि लेस डिफरेंस रहता है, यू कैन नॉट डिफरेंस इजीली, दोनों के साउंड में बहुत कम डिफरेंस होता है, ताकि ये जो नेचर के जो साउंड है, नेचर के जो पोएट्री है, इसको आसानी से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो अब इसका पोएटिक डिवाइस दे सकते हैं। सबसे पहले इसका क्या, तो राइम स्कीम देखते हैं। तो राइम स्कीम देखने के लिए क्या करते हैं कि कोई भी सेंटेंस का लास्ट वर्ड का जो साउंड देखते हैं। तो फर्स्ट लाइन जो है इसका लास्ट वर्ड का जो साउंड है डेड, एड, और इसको यदि ए मानेंगे, ये क्या हो जाएगा ए, और ये सन, ये जो विच इज डिफरेंस फ्रॉम एड, तो इसको बी मानेंगे, रन सन विच इज सिमिलर टू सन, तो बी। इस तरह से हम लोग इसका राइम स्कीम चेक करते हैं। राइम स्कीम के लिए मैं दूसरा नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें अच्छी तरह से राइम स्कीम, जितने भी पोएटिक डिवाइस है, पोएटिक डिवाइस में सिमिली, मेटाफोर, एलिट्रेशन एंड ऑल लाइक दैट वी विल डिस्कस। सो टिल देन टेक केयर, बी हैप्पी, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आसपास साफ सफाई रखिए, पेड़ पौधे